सो हेलो दोस्तों, आज हम आ रखे हैं LSMPG परिषद पे। आज यहाँ पे स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक यहाँ पे वो चलाया गया है जिसमें नाम है देवभूमि उद्यमी योजना। तो यहाँ पे स्टार्टअप से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएगी, बिजनेस प्लान बताए जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आपको यहाँ पे दिखाएंगे हम LSMPG परिषद में उत्तराखंड सरकार द्वारा शोभन सिंह जीना में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। नमस्कार एवं सुप्रभात। आज हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए हैं और यह अवसर आगे अंधेरे बैठ को दूर जाओ, करने का एक अवसर। यह थोड़ा योजना आगे बैठ उत्तराखंड जाओ। सरकार द्वारा सन 2000 शुभं गुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यम्। इस हमारे उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन की देवभूमि उद्यमिता योजना उद्यमिता विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए हमारे बीच प्रशिक्षक अतिथि के रूप में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद से पधारे आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी, लक्ष्मण सिंह महल परिषद, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित और इसकी संचालिका डॉक्टर रुचिता पंगरिया मैडम, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर इंदु जोशी मैडम, हमारे बीच उपस्थित समस्त सम्मानित डीन डॉक्टर आरती शर्मा मैडम, डॉक्टर जोशी मैडम एवं सभी शिक्षक एवं प्रशिक्षार्थी। वास्तव में इस तरीके के कार्यक्रम को अभी मैं आपको लेटेस्ट जानकारी दूं। मैं अभी कल ही अहमदाबाद गांधीनगर से लौटा। लर्निंग बेस्ड आउटकम करिकुलर फ्रेमवर्क का इत्तेफाक से या सौभाग्य से मैं चेयरमैन नियुक्त हुआ। तो मैं लगभग 7 दिनों तक इस पाठ्यक्रम को, देश स्तरीय पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए मैं गांधीनगर में था। वहां मैंने देखा कि यूजीसी द्वारा भी इस तरीके के कार्यक्रमों को प्रत्येक पाठ्यक्रमों में समाहित करने की वकालत की जा रही है। क्योंकि जब हम उद्योग को, छोटे छोटे उद्योग हमारे लगे, हमारी बेरोजगारी खत्म हो, जब हम इसको प्रोत्साहित करेंगे तो वास्तव में वो दिन दूर नहीं जब हमारी इकोनॉमी और वर्ल्ड लेवल पर जापान, अमेरिका जैसे हम बनेंगे। क्योंकि इनके पीछे का अगर हम इतिहास देखें, जापान का, अमेरिका की मैं आपको बात बताऊं, जिस दिन एक फैमिली में रहने वाला एक बच्चा 18 साल की उम्र पूरी करता है, उसका 18वां जन्मदिन जब मनाया जाता है तो नेक्स्ट डे उसको उस परिवार में रहने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है फाइनेंशियली। वो क्या करता है, सुबह उठेगा अपना, नेक्स्ट डे से चलो भाई हम पेपर ही बांट के चले आते हैं कई घरों में, हमें आय हो जाए। जापान में देखिए, चाइना में देखिए, चाइना की स्थिति बहुत विषम थी 50 के दशक में, लेकिन उन लोगों में एक कर्मठता थी, कुछ कर गुजरने की क्षमता थी और उस क्षमता को सब लोगों ने, वहां की गवर्नमेंट ने भी इसको प्रोत्साहन दिया और धीरे धीरे आज चाइना वर्ल्ड पावर बन गया है। यह आवश्यकता हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी थी। हम इस पर ध्यान तो दे रहे थे, लेकिन सही मायने में आज हम इसको क्रियान्वित कर रहे हैं। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दूं ऐसे कार्यक्रमों की महत्ता के बारे में। हमारे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं एक डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल था।
तो च्यवनप्राश आपने देखा होगा, डाबर और ये दुनिया भर के बनते हैं। तो जहाँ पे मैं था वो एक गांव जैसा ही छोटा सा कस्बा था। तो वहाँ गांव में एक मिश्रा जी थे। तो मिश्रा जी वो अपना स्वयं का च्यवनप्राश प्रोडक्ट करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि उस च्यवनप्राश की डिमांड इतनी बढ़ने लगी मिश्रा जी को। तो मिश्रा जी ने क्या किया कि भाई घर में बहू हैं, बेटियां हैं, सबको इन्वॉल्व कर दिया, काम बहुत ज्यादा है। सबने अपना कूट पीट करके मिश्रा जी का च्यवनप्राश। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मिश्रा जी को गांव भर के लोगों को रोजगार देना पड़ा। और आज मिश्रा जी ने एक इंडस्ट्री छोटी सी डेवलप कर दी है और उनका वास्तव में च्यवनप्राश बड़ा पावरफुल था। हमारे प्रधानमंत्री की एक योजना है, प्रत्येक जनपद में ऐसा प्रोडक्ट जो वहां का फेमस हो, उसको हमें क्या करना है, एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मार्केट देना है। उद्यमता के लिए बहुत बड़ा बढ़ावा है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं। उत्तर प्रदेश जनपद में एक बस्ती डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर सिरका जो गन्ने का रस वगैरह हम लोग पेड़ते हैं, फिर इसके बाद कुछ दिन उसको ऊपर रख देते हैं मिट्टी के बर्तन में, धूप में, फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। फिर उसे हमने क्या किया, उसमें से स्मेल बहुत तेज आती है, फिर उसे हमने छाना और छानने के बाद उसे थोड़ा सा फ्राई किया और फ्राई करने के बाद खाने में या बहुत सी चीजों में सिरके का उपयोग किया जाता है। इसका मेडिकेटिव भी उपयोग होता है। तो अब हम लोग जब शुरू में आते जाते थे तो एक छोटी सी दुकान वहीं पे लिखा था शुक्ला जी का सिरका। अब वो इतना फेमस था कि आते जाते अयोध्या से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कई दुकानें अब मिलेंगी। तो मिश्रा जी का सिरका हर कोई खोज करके ले जाता था, बहुत बढ़िया सिरका होता था। धीरे धीरे वो इतना पॉपुलर हुआ कि कई लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। फिर ये शुक्ला जी की पत्नी या अचार बनाती थी, उन्होंने क्या किया, अचार भी उसका धीरे धीरे बनना शुरू हो गया। अब आप अयोध्या से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, बस्ती के बीच में एक इतनी इंडस्ट्री के रूप में छोटे छोटे कई लोगों ने इसको बनाया, इसकी पैकिंग की और जगह जगह दुकान खोल करके वहां से आप सिरका लेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर अचार लेंगे तो एक अलग क्वालिटी का अचार आपको मिलेगा। उस जनपद की ये चीज फेमस हो गई। तो इस प्रकार के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस दिन हमारा युवा, इतना हमारे देश की पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की हम नंबर 1 पॉपुलेशन है इस समय, ये संभव नहीं है कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन यह जो एक उद्यमता योजना है, यह योजना वास्तव में देश को ही नहीं हमारे युवाओं को भी कर्मठ बनाएगा और इस दिशा में आगे बढ़ेगा कि वो अपना कर सके और अपनी जीविका को चला सके। धीरे धीरे आप देखिएगा कि उसमें बढ़ोतरी करते करते एक अच्छी हमारे इंडिया की इकोनॉमी होगी, हमारी बेरोजगारी पर लगाम लगेगा और हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए एक बहुत अलग, आप देखेंगे जैसे कुछ अभी राज्य देखिए हमारे देश में, अभी आप पंजाब वगैरह की बात करिए, हरियाणा की कीजिए, बहुत अच्छा उनका लिविंग स्टैंडर्ड है। धीरे धीरे उनका उन्होंने किया क्या है, मुख्य रूप से ऐसे चीजों को अपनाया है जिससे कि उनको रोजगार और आय के साधन उपलब्ध हो जाए। और ये छोटे छोटे इंडस्ट्री, मोमबत्ती उद्योग है, कई छोटे छोटे उद्योग हैं। अभी हमारे यहाँ देखिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप पानी का लगा दीजिए, पानी का छोटा सा उद्योग लगाइए, पानी हमेशा सदाबहार है, चलता रहेगा। तो इस तरीके से युवाओं को मोटिवेट करना ये सरकार के स्कीम में है और इसको विश्वविद्यालय स्तर पर, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालयों स्तर पर अच्छे तरीके से कार्यान्वित करने का वर्तमान में प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ मैं एक बार पुनः मैडम आरती शर्मा, मैं आपको डॉक्टर आरती शर्मा के बारे में बताऊं कि हमारे कैंपस कई ऐसे हैं हमारे पास, उसमें एक नाम ये भी है जिन्होंने बहुत अच्छा, सिर्फ यही नहीं, ये प्रशिक्षण की संचालिका है, बहुत अच्छा करेंगे। किसी भी क्षेत्र में अगर आपको हमने जिम्मेदारी दी है तो बखूबी उन्होंने निर्वहन किया है और वास्तव में मैं कहूँ तो एक रत्न है हमारे कैंपस का, तो गलत नहीं होगा। इसी के साथ मैं सभी प्रशिक्षार्थियों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस गंभीर इशू को समझने का और प्रशिक्षण लेने का पीड़ा उठाया है। और वास्तव में आप अगर इससे लाभान्वित होंगे और आपको देखकर अन्य लोग अगर लाभान्वित होंगे तो यही तो विकास की कुंजी है और यही हमारी इकोनॉमी को मजबूत बनाने का आधार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक
सभी मंचासीन लोगों का और आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम अनुमान बोरा है। मैं पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ और मैंने भी इसी कॉलेज से 2000 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन देहरादून से की थी, अपनी पीजी और मास्टरी। लेटर ऑन आई स्टार्टेड माय करियर विद द कॉर्पोरेट। और पिछले 24 सालों में मैंने बहुत सारे जगह और ऑलमोस्ट पैन इंडिया बीइंग एज ए ट्यूटर एंड एज ए रिसोर्स पर्सन मैंने अपनी सर्विसेज दी हैं। और इस मंच में उपस्थित उपाध्यक्ष मंजू शर्मा मैम और नोडल अर्चना पंडियाल मैम, रुचिता पंडियाल मैम और आप सभी लोग अगले 12 दिन तक हमें सहयोग देंगे। इस 12 दिन की रूपरेखा मैं आपको थोड़ा सा जैसे मैम ने आपको शेयर किया होगा ग्रुप से मैं, तो मैं पहले थोड़ा सा ईडीआई के बारे में बता देता हूँ आपको कि ईडीआई है क्या। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस मतलब आप समझते हैं, जो हम कह सकते हैं जैसे कि स्ववित्त पोषी, जो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं, जस्ट लाइक एज ए बैंक। बैंक क्या होता है ना, बैंक जो भी अपनी फंडिंग या अपने लोन्स वगैरह देता है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होती है उनकी, तो वही उन लोगों की क्या होती है, सैलरी जो होती है। तो ये भी सेम ऐसे करते हैं। पूरे भारत में ईडीआई अहमदाबाद ने सिर्फ एक स्टेट जो है बीइंग एज ए पायलट प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था, और वो है देवभूमि उद्यमिता योजना। और स्टेट है हमारा उत्तराखंड। इसके अलावा कहीं पे अभी एज सच हायर एजुकेशन में कोई ट्रेनिंग से नहीं हो रही है। ये 2023 से 2028 तक गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड और ईडीआई का एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में हमने एक सब्जेक्ट ऐड करना है 2025-26 ऑनवर्ड एज ए एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे भी नॉर्मल सब्जेक्ट तो हम लोग पढ़ते हैं, उसके अलावा हमने जो है एक सब्जेक्ट जो मैंडेटरी होगा ऑलमोस्ट सभी बच्चों के लिए, वो होगा उद्यमिता का। जैसे उपाध्याय सर ने भी शेयर किया था, रुचिता मैम ने भी शेयर किया था, आप लोग गूगल वगैरह करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको एनईपी के बारे में जो है मिल जाएंगी। 1983 में डॉक्टर बीजी पटेल साहब एज ए एंटरप्रेन्योर और एज ए प्रोफेसर उन्होंने जो है अहमदाबाद में इसकी फाउंडेशन रखी थी, ईडीआई अहमदाबाद की। अभी उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज अभी रन हो रहे हैं, वो सारे पेड हैं। जैसे अभी हम 12 दिन जो है अपना ऑलमोस्ट 3 या 4 घंटे पर डे के हिसाब से देंगे, तो इसमें 12 दिन का हमने एक स्केच बनाया हुआ है, जिसको कल या परसों में शेयर करेंगे। 12 दिन में क्या करना हमने, एक तो जो हमारे आइडियाज होते हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो उसको पिचिंग करना है। जैसे 2 दिन के बोर्ड कैंप में आप लोगों से एक्सरसाइज कराई थी, जो प्रेजेंट होंगे उन्हें पता होगा, अदरवाइज ये 12 दिन में हम करेंगे। उसमें सेल्स मार्केटिंग की क्लासेज होंगी, थ्योरेटिकल ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हम अप्रोच करेंगे। जितने भी यहाँ पर लोकल एंटरप्रेन्योर हैं उनसे आपको रूबरू कराने की मेरी पूरी जिम्मेदारी है, कोशिश रहेगी, सो दैट जो हम पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है हमने। जैसे सर ने बताया कि हम कोई भी अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, पानी का। मैं इसी में एड ऑन करता हूँ, हमने भी एक जो यहाँ पे स्टार्टअप या अपना एंटरप्राइज क्रिएट की है। यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर कनाली छिना, आप लोगों ने नाम सुना है, उसके पास में छड़नदेव जगह है, वहाँ पर हम लोगों ने सोरडीव के नाम से एक अपना प्लांट सेटअप किया है, जो नेचुरल मिनरल वाटर पे है, सॉरी नेचुरल स्प्रिंग वाटर। पानी जो है ना 4 किस्म का होता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ। जैसे सर ने किया, एक एल्कलाइन होता है, ठीक, एक नेचुरल होता है, एक मिनरल होता है, एक आरओ वाला होता है। तो हमने जो है स्प्रिंग वाटर पे काम किया, जो नेचुरल वाटर होता है। इसका प्लस पॉइंट क्या है, एक तो हमने अपना इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, इसलिए हमने जो है ये पानी का ड्रिंकिंग वाटर का जो है रिसोर्सेज चुना। और दूसरा
पानी अपना बेच रहे हैं वो पिथौरागढ़ में हम 30 रुपये पर लीटर के हिसाब से उसे सेल कर रहे हैं। जो हमारे यूएसपी है, आप जो बिजनेस से रिलेटेड हो या वैसे सबको पता होगा, आपको यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है हमारा, वो हमने जो फोकस किया अपने टैगलाइन पे वो है कि हमने हमारे जो टीडीएस है ऑलमोस्ट 185 से 189 या 90 के बीच में है। टीडीएस मतलब जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं जो हमारे पानी में कंपोनेंट होते हैं, जैसे आयरन, फास्फोरस, जिंक, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, अगर हम आरओ का पानी यूज करेंगे, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें क्या होता है वो पानी के जितने भी मिनरल्स होते हैं ना उन्हें क्या करता है आरओ क्या करता है जला देता है। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्होंने देखा होगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस और नेचुरल में क्या अंतर होता है। हमारा ये फोकस है कि हम जो है जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं जितना मैक्सिमाइज उनको यूटिलाइज करें। जैसे सर ने बोला था, अभी हमारे साथ ऑलमोस्ट 17 लोग जो है वर्क यूनिट में काम कर रहे हैं। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल विजिट इस बार का रहने वाला है, मैंने मैम से भी शेयर किया था, मंडियाल मैम से, हम जाएंगे कनाली शिना में। एक तो आप जो वहाँ पे पानी की जो यूनिट लगी हुई उसे देखेंगे, और दूसरा वहाँ पे लोगों ने अपने बहुत सारे एंटरप्राइज क्रिएट किए पूरे गाँव में। उन्होंने एंटरप्राइज जो क्रिएट किए हैं, एक तो फिशरीज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टोटल मेरे ख्याल से 45 to 50 फैमिली वहाँ पे रहती हैं और 200 प्लस उन लोगों के फिश पॉन्ड्स। वो लोग बहुत सारी स्पेसीज की जो है स्पेसीज पे काम कर रहे हैं। जो उनकी मेन एक है रेनबो ट्राउट करके, जो अगर वहाँ के रहने वाले लोग रेट होंगे तो उन्हें पता होगा। जब हम लोग जाएंगे तो हम भी समझेंगे उसे। वो 1200 रुपये किलो बेचते हैं उस फिश को। गवर्नमेंट पूरी एड करती है उन्हें, अप टू 80% तक उन्हें सब्सिडाइज होता है। और जो इस बीच में हमारे रिसोर्स पर्सन रहेंगे उनके बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूँ आपको। जो लाइन ऑफ डिपार्टमेंट्स के होते हैं, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर होते हैं, जैसे उद्यान विभाग होते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, कृषि और नाबार्ड के जो डीडीएम होते हैं वो भी आएंगे यहाँ पर। फिशरीज के डायरेक्टर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो 12 दिन में हमारे मैक्सिमम जो अप्रोच रहेगी, स्पेशली मेरी आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, कि जो 12 दिन के बाद जब हमारे आइडिया पिचिंग होंगे या जो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी तैयार करेंगे, तो ऑलमोस्ट आउट ऑफ 45 एटलीस्ट 50%, 25 से 30 बच्चे जो है देहरादून जाने के लिए एलिजिबल होंगे। लास्ट ईयर मैंने 9 कॉलेज में ट्रेनिंग दी थी और 9 कॉलेज में से 5 कॉलेज के बच्चे जो है सीट फंड के लिए सेलेक्ट हुए थे। वो इसलिए हुए क्योंकि उन लोगों ने अपना 100% दिया। जब वो 12 दिन बैठे थे यहाँ पर, ये नहीं कि मतलब अपना इनफॉर्मल आए, अपना 2 घंटे बैठे, उसके बाद चले गए, भूल गए। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि या तो अगर आप यहाँ पे आए तो पूरा अपना 100% दीजिए, अदरवाइज आपकी जगह पर कोई दूसरा बच्चा या दूसरा ट्रेनिंग, दूसरा जो भी एंटरप्राइज क्रिएट करना चाहता है वो जो है यहाँ पे अपना नॉमिनेशन करें। क्योंकि सिर्फ हमने 45 लोग इसमें ले रहे हैं। आप लोगों के साथ आउटसाइडर भी बहुत इस बार जो है जुड़ेंगे, लोग जो ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, बट उन लोगों को बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि किस वे में, किस चैनल में हमें बिजनेस करना है। इन द सेंस कि टेक्निकली वो लोग काफ़ी साउंड है, बट एक प्रॉपर जो चैनल होता है बिजनेस चलाने के लिए उसमें थोड़ा सा वीक इसलिए क्योंकि उनको ये नहीं पता फाइनेंस कहाँ से होना, फंडिंग, बजटिंग या मार्केटिंग कैसे करनी है, हमने एडवर्टाइज कैसे करना है, हमने प्रोडक्शन कर लिया, उसका एंड यूजर कौन है, कस्टमर कौन है, मार्केट और रॉ मटेरियल हमने कहाँ से लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो हम 12 दिन में कवर करने की कोशिश करें। और आप लोगों का ज़्यादा समय न लेके पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद। और कोशिश है कि कल से जो हम प्रॉपर टाइम से 10:30 ऑनवर्ड से कल से हम लोग जो भी डिसाइड होगा वेन्यू वहाँ पे मिलेंगे। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपके नियर बाई में या नियर एंड डियर फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड वगैरह जो ये ट्रेनिंग से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उन्हें भी अप्रोच करिए। जैसे मैंडेटरी नहीं है कि ही मस्ट बी द स्टूडेंट ऑफ दिस एलएसएम परिसर, ठीक है। आउटसाइडर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो गए, बट जो उनका एज क्राइटेरिया है अबव 18 ईयर, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट। धन्यवाद। इस प्रोग्राम को मूल रूप देने के लिए यहाँ पे उपस्थित भारतीय जनता विकास संस्थान जिंदाबाद के आयोजक जी, डॉक्टर उपाध्याय, डॉक्टर
डॉक्टर रुचिता, डॉक्टर भारती और प्यारे बच्चों, I express my intense gratitude towards all of you for making me a part of this inaugural session. उद्यमिता, कौशल विकास या स्टार्टअप्स, आपके फैकल्टी इतने लर्नेड फैकल्टी मेंबर्स सब यहाँ हैं, आपको 12 दिनों में बताएंगे और क्लासेस में आपके इन पर बहुत चर्चा होती रहेगी। मुझे ज़्यादा तो इन चीज़ों का मतलब क्योंकि अब प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग सब पढ़ते सुनते इन चीज़ों के बारे में रहते हैं, तो थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ जो विचार मेरे मन में आया वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अब देखिए, जो ये हमारी पृथ्वी है, हमारी सृष्टि है, उसका अस्तित्व अगर देखा जाए तो उद्यम से ही है। तो हमारे चाहे जीव जगत को ले लीजिए, वनस्पति जगत को ले लीजिए और प्राणी जगत को ले लीजिए, है ना, तो ये इसमें जो है इस उद्यम का बहुत बड़ा प्रभाव। अब हम ये देखते हैं कि हमारी जो वनस्पति जगत है या हमारा जो प्राणी जगत है वो सृष्टि के दायरे में बना हुआ अपना काम कर रहा है, लेकिन हम मानवों ने बहुत ज़्यादा इसमें जो है हस्तक्षेप करके विकास तो हमने बहुत किया है। आज हम विकास के ऐसे शिखर पर पहुँच गए हैं कि वो हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। तो ग्लोबल जब हम सारे समिट्स होते हैं, ग्लोबल डिस्कशन होते हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या आ गई है वो धरती के अस्तित्व को बचाने की आ गई है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि जो भी हम उद्यम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो क्या हो, सार्थक हो, किसी की उससे हानि नहीं, पहले चीज तो ये। तो बचपन से मैं पढ़ते थे कि उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, है ना, वर्क इज वर्शिप, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये चीज यहाँ पे उद्यम में लागू होगी। तो काम करना बहुत जरूरी है, और लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं और उससे आपको और आपके आसपास को कितना उससे फायदा हो रहा है, इसका मंथन करना भी बहुत जरूरी है। तो हम जो कुछ भी काम करते हैं, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनका हम कितना एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं, वो है, और फिर क्या उनको उतनी ही मात्रा में हम लौटा भी रहे हैं, ये देखना भी बहुत जरूरी है। आज देखिए कई यहाँ पे आप स्टार्टअप में यहाँ भी आपको रोजगार है, पृथ्वी के अस्तित्व को कैसे बचाना है आपके स्टार्टअप के थ्रू ही। कई ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे, कई प्रजातियां जो है खत्म हो रही हैं। अभी मछली पालन की बात की, कई मछलियां, कई उनकी स्पेसीज खत्म हो रही हैं, ऐसे वनस्पति होती हैं, तो कैसे उनको पुनर्जीवित किया, ये भी स्टार्टअप का एक यहाँ पे समझती हूँ, ये भी एक स्टार्टअप का जो है हिस्सा बन सकता है। और इसके साथ साथ देखिए, आप जैसे आप लोग जो भी यहाँ अभी 12 दिन में सीखेंगे, तो मैं तो आप रिटायर हो जाऊंगी, लेकिन इससे पहले भी मैंने कहा कि यहाँ पर डॉक्टर उपाध्याय हैं, आप लोग हैं, यहाँ पे डॉक्टर कुमकुम शाह मैडम ने फिशरीज पे इतना काम किया हमारे कॉलेज में। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट बढ़िया से यहाँ पे बने हुए हैं, और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बहुत जगह गांव में जाके पॉन्ड बना के लोगों को फिशरीज पे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी दी, और कई लोगों ने इससे बहुत कमाई भी की। लेकिन वही रहा, माइंडसेट नहीं है ना उसको, तो उसे कैसे बचाया जाए, कैसे किया जाए। हमारे ये जो दोनों पॉन्ड है वो सूख गए। तो यहाँ मैं चाहूँगी कि हमारे जियोलॉजी डिपार्टमेंट में और आपके बॉटनी वाले हैं, और जितने भी हमारे यहाँ पे वो बने हुए हैं, सेट्स बने हुए हैं, फंड के लिए बने हुए हैं, तो इनमें जो है हमारी जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको पुनर्जीवित यहाँ पे बनाया जाए, लगाया जाए, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। ऐसे फिशरीज में भी यहाँ भी थोड़ा सा आपका समय निकाल के आप फंडिंग की देखिए, सर कोई कमी नहीं है, तो वो फंडिंग जो है हम कॉलेज के भीतर भी इतना बड़ा कैंपस है, तो कई चीज़ों को हम यहाँ भी डेवलप कर सकते हैं, तो यहाँ से भी स्टार्ट किया जाए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी हम कुछ
करें। तो हमारा एक एक दृष्टिकोण, किसी भी कार्य को करने में एक दृष्टिकोण हमारा ये भी होना चाहिए कि एक तो पृथ्वी को, हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को कोई क्षति न पहुंचे, है? और दूसरा जो है मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। और अगर हम इस तरह का जो है देखिए बचाने की कोशिश करेंगे, पर्यावरण को बचाने की कोशिश करेंगे, तो हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। और स्टार्टअप हम कर रहे हैं, देखिए देख रही थी मैं अपने ही डिपार्टमेंट में, मैंने देखा कि वो ग्रीन टी के बैग, अब वो आउट ऑफ एक्सपायर हो गई, देखा इतनी ज़्यादा बहुत, अरे उनकी क्या जरूरत है, देखिए उतना प्लास्टिक वेस्ट हुआ। तो इस तरीके से छोटी चीजें हम देखते हैं, हर एक के घर में पर डे इतना प्लास्टिक जो है इकट्ठा हो जा रहा है। तो जो भी हमारे स्टार्टअप्स हों, तो उसका हमारा एक विजन ये भी होना चाहिए कि जो भी है बायोडिग्रेडेबल और उससे कहीं पर क्षति न पहुंचे। तो जो यही चाहूंगी, आप अपने घर में, अपने से ही शुरुआत होती है, अपने घर में, अपने आसपास हम लोग इतनी कोशिश तो कर ही सकते हैं कि जैसे कम से कम प्लास्टिक का यूज करें। जो भी आपका घर में अपना ही जो है बायो उसका जो है आप खाद वगैरह ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइजर बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आप काम करें और इतनी अच्छी योजनाएं हैं, उनका पूरा आप फायदा उठाइए और साथ ही इस धरती के अस्तित्व को बचाने में भी सहयोग दीजिए, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू। मैन कहते हैं ना, अगर वो अपनी यहाँ से जिंदा मछली को निकालना है तो वो दिल्ली या चेन्नई कहीं भी ले जाइए आप, 72 आवर्स या उनका जो फ्रीजिंग टाइम है, तब तक वो पेरिस नहीं होती, खराब नहीं होती। गवर्नमेंट ने दिया ना उनको, क्यों दिया? जब वो लोगों ने काम करना शुरू किया। उसी गांव में उत्तराखंड टी बोर्ड ने भी अपना जॉइंट वेंचर शुरू किया है। उस गांव में जितनी फीमेल्स हैं, एसएचजी या नॉन एसएचजी समूह में काम कर रहे हैं, नहीं कर रही हैं, उनको 380 रुपये पर डे वेजेस देते हैं। वो जो फीमेल्स हैं वो टी बोर्ड में या उनके जो टी गार्डन्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर वाले वहाँ पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को सबको पता होगा, लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग उन लोगों ने शुरू कर दी। और उस घर में, अगर उस गांव में आज की डेट में कोई बच्चा ग्रेजुएट करता है, इस कॉलेज में भी 4-5 स्टूडेंट है, वो सब मतलब 8 से या उससे पेमेंट अपना काम करते हैं। उनको जब मैंने अप्रोच किया कि आप लोग डायरेक्टली कॉलेज जाके एडमिशन क्यों नहीं ले रहे, वो कहते हैं कि सर हमें टाइम नहीं है। उस गांव में जो सबसे फर्स्ट जिन्होंने स्टार्ट किया था, उनका 24 लाख का टर्नओवर है। वो 3 लोग हैं, उसके पेरेंट्स हैं और वो लड़का खुद है। 24 लाख का उनका बिजनेस है। तो ऑलमोस्ट ये समझ लें कि अगर उनका 24 लाख में से 10 लाख भी उनकी सेविंग है, चलो 5 लाख सेविंग है, फिर भी तो ऑलमोस्ट 75-80,000 पर मंथ की इनकम है ना उन लोगों की। वो लोग लगा कुछ नहीं रहे, बट अपना टाइम और अपने आइडियाज लगा रहे हैं। उनको दिल्ली बुला के पीएम मोदी जी ने जो है उन लोगों को अवार्ड दिया हुआ है। तो मेरा कहने का ये मतलब है ना कि उन लोगों आप लोग भी जो अपना प्रोजेक्ट या आइडियाज पिचिंग होंगे, वो ये मत करिए कि मैं पहले अपना पैसा लगाऊं उसके बाद मुझे पैसा है। जैसे अभी नोडल मैम ने बताया था, रॉ मटेरियल के लिए आप जो है ना दूसरे के ऊपर जब तक डिपेंडेंट रहेंगे तो वो क्या होगा कि हमें अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, फंडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जब हम प्रोडक्शन करेंगे ना, हमें उसे स्ट्रीमलाइन या बेचने के लिए जो है फंड की कमी हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप लोग कोई भी इंडस्ट्री लगाओ, लेकिन इंडस्ट्री लगाओ या अपना बिजनेस सेटअप करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं ज़्यादा नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहा, सपोज मेरे पास जो है मैं मसालों का काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी यूनिट रन कर रही है लास्ट 2 साल 4 साल 8 साल से। जरूरी नहीं कि आपकी यूनिट भी रन करेंगे, आपकी यूनिट बेटरली रन करेगी। आप ठीक है, आप अपने लेवल पे जो सारे रॉ मटेरियल कलेक्ट करिए, आप मुझे अप्रोच करिए, ठीक है, मेरे पास ये रॉ मटेरियल है या रॉ स्पाइसेज है, मैं उसे परचेज कर लूँगा। एक चैनल बनिए ना, आप भी बिजनेसमैन हो गए, मेरा तो चल रहा है, तो आपका भी जो है स्टार्टअप हो गया, या आप भी बीइंग एज एंटरप्रेन्योर काम करने के लिए। या आप लोगों के गाँव में ये होता है, शहद वगैरह होता है, जरूरी नहीं कि आप जो है दुकान खोल के बैठो वहीं बिकेगा। बहुत सारे वेंडर्स हैं, या आप ई मार्केट प्लेस के थ्रू बेच सकते हैं, उसके पौधे बेच सकते हैं, वैक्स भी बिक जाता है उस पर। तो जो छोटे छोटे आइडियाज है ना, आप उस पर काम करना। अगले 12 दिन में जो भी आप लोग अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, एकदम अपर लेवल पे मत बनाना।
जो आइडियाज पिचिंग होंगे ना वो स्मॉल लेवल में आपको लास्ट ईयर में एक शेयर करता हूँ, मैं मैम से शेयर किया था। जब मैं चौखटिया गया था तो वहाँ पे एक बच्चे का कॉन्सेप्ट है कि सर मैं जो है स्टेज बना रहा हूँ, गुलाब के जो बनते हैं अपने फ्लावर्स के बनते हैं, ठीक है उसने बनाया। फिर बीच में फोन आया कि सर ये तो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मैंने ये कहा, मैंने देख उसमें इन्वेस्टमेंट भी है सब कुछ है, लेकिन अगर हम उसे रेडी टू यूज टेट्रा पैक्स में बनाए तो हो सकता है कि आपका आइडिया पिच हो जाए और आप सीड फंड के लिए एलिजिबल हो जाए। उसका मैं और सुमित सर, हम 2-3 लोगों ने जो थोड़ा सा काम उसे हेल्प कर दी थी, क्योंकि क्या होता है जितने भी हमारे स्पेसेज हैं ना वो हम घर पे तो रखते हैं, लेकिन अगर हम ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो उसमें ड्रॉबैक क्या है, एक तो हमें गिलास भी चाहिए होता है कंटेनर पीने के लिए, पानी भी चाहिए होगा, मिलाएंगे सब कुछ होगा, तो वो थोड़ा एक लेंदी प्रोसेस है। उस बच्चे ने अपने टेट्रा पैक में किया, काम किया और सीपर वगैरह लगा दिया, रेडी टू यूज था। और सीड फंड के लिए वो बच्चे एलिजिबल हो गए, सीड फंड मिला और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने भी 2.5 लाख रुपये उसे पुनः सीड फंड दिया। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट नया था सबसे। डेयरीज पे अगर आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे तो या तो ये कि आप वास्ट लेवल पे बनाइए, या फिर दूध दही के ऊपर अगर आप काम करेंगे या पनीर खोया वगैरह के ऊपर, वो सक्सेसफुल या वायबल इसलिए नहीं क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। आप बायोडिग्रेडेबल गैसेज वगैरह से उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। या एक सीड बम का नाम सुना आप लोगों ने? सीड बम क्या होता है, जैसे सपोज करो चने का दाना है ना, ग्रेन से है कोई भी, हम क्या करते हैं उसे गोबर में लपेट देते हैं। तो गुजरात में मैं अहमदाबाद में आपको शेयर करूँगा, वहाँ पे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है उनका। जंगल में जब हम जाते हैं ना तो बहुत सारा क्या होता है कि हिल्स होती है, पहाड़ियाँ होती है, उतर नहीं सकते, चढ़ नहीं पाते हैं। वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो लोग, सीड बम से लिए थ्रू हेलीकॉप्टर या कोई वॉलंटियर ले लिए या कोई ऐसे लेबर वगैरह उन्हें हायर कर लिए। सीड है उसके चारों तरफ मिट्टी की कोटिंग होगी और बाहर से गोबर लगा देते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन या जब मॉइस्चर वगैरह होता है तो वो क्या करते हैं जहाज से जाकर पूरे एरिया में ड्रॉप कर देते हैं। किसी आदमी को नहीं जाना, 2-3 दिन में जब उसे प्रॉपर अपना टेम्परेचर मिलेगा तो अंकुरित हो जाएगा, उसके बाद जो पौधा डेवलप हो जाता है। सीड बम जिसे बोलते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना था, एकदम बड़ा अजीब सा लगा था कि ये क्या चीज़ होती है। तो आप लोग भी ऐसे आइडियाज अपने लेके आइए कि जो हमारे वाइबल हो और जिसमें हमें लगे कि हाँ हम एलिजिबल हो जाएंगे स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट करें। ठीक है, धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो है SIT से योगेश सर और हमारे एक और मेहमान आगे डॉक्टर विकास पंत सर, आपका भी स्वागत है। थोड़ा सा सर लोगों की और मीटिंग में थे तो इस वजह से थोड़ा सा लेट ज्वाइन थे। सर आप दोनों का स्वागत है। सर ये 12 दिन का हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 45 हमारे ट्रेनिंग हुए। ये सर कॉलेज के बच्चे भी हैं और आउटसाइडर भी जो एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जो अपना मतलब एंटरप्राइज क्रिएट कर रहे हैं। और इसमें 2 दिन का सर हमारा मार्केट सर्वे कर देंगे, इंडस्ट्री विजिट है। जो यहाँ से प्रोजेक्ट जिनके सर सक्सेसफुल होंगे या हमें लगेगा कि हाँ उन्हीं के सामने वो अपनी मार्क हो गई तो वो स्टेट लेवल पे जाकर वहाँ सेलेक्ट करना है। और जो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा तो उसमें 75,000 का हमारा सीट फंड है। उसके बाद जो है सारी फर्दर जो डॉक्यूमेंटेशन है या हेल्प है इनकी करनी, वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड एरिया अहमदाबाद दोनों बेसिक फंड है। मैं आप सभी के सामने मैं जो सर योगेश सर को इन्वाइट करूँगा। सर जो है अपना एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और उम्मीद है कि आप लोग जो है सर जितना भी मतलब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो आप लोग उसे ग्रहण करने की कोशिश करें। और सर से हो सके तो मैक्सिमम आप जो है जैसे अभी मैम ने भी शेयर किया था, सर लोगों ने भी, कि जितना भी हमें एक्सपेक्ट करना आदमी, अगर मैं यहाँ पे आया तो आपका ये होना चाहिए कि मैं इनके सारी चीज़ें जो है इससे पूछ लूँ। जो आदमी बोल रहे हैं ना आप नोट करते रहना, जहाँ पे आपको लगता है कि कोई मतलब आप उसके थॉरोली नहीं है या आपकी कोई क्वेरी है तो सेशन एंड होने के बाद पर्टिकुलर व्याख्यान के बाद आप जो है पूछिएगा। तो मैं सर का एक बार पूरा स्वागत
एंटरप्रेन्योर वर्ड कोई नया शब्द नहीं है, ठीक है। ये लगभग जब से ह्यूमन हिस्ट्री लिखी जा रही है तब से एंटरप्रेन्योर या उद्यमिता का सिद्धांत चल रहा है। तो जो चीज़ आप करने के लिए नेक्स्ट 10 to 12 डेज की आपकी जो वर्कशॉप है उसमें जो चीज़ आप सीखेंगे, कोई भी आपको नई चीज़ नहीं बताएगा। सारी चीज़ें आपके आसपास, आपकी फैमिली में, आपके फोर फादर से जनरेशन टू जनरेशन कहीं न कहीं से कोई ना कोई चीज़ आपने पहले से या तो सुनी होगी या उसकी डिटेलिंग आपको खुद जानना होगी। तो अब जो एक्चुअल चीज़ आपने सीखनी है, कॉन्सेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन के जो बीच का गैप है, वो गैप आपकी ये 12 दिन की वर्कशॉप है। जैसे आपको आइडिया को पहले से रेडी करना क्या है, जैसे मार्केट में आपने बहुत सारी दुकानें देखी होंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप पिथौरागढ़ शहर के अगर रहने वाले हैं तो आप लोगों को सबने सुना होगा गुप्ता समोसा की एक दुकान है, सबने सुना है। उनकी 3 जनरेशन पहले वो काम स्टार्ट किया, उन्होंने लगभग आपको काम बहुत कम कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना एक नाम बना दिया। तो इसी चीज़ को कहते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप, कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आना और उसके थ्रू आप खुद को भी एम्प्लॉयमेंट देना और लोगों को भी सपोर्ट करना, ये आपका कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। अब सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या आएगा? जियोग्राफिकल चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है पिथौरागढ़ में। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की है। जो चीज़ आपको हल्द्वानी, टनकपुर, दिल्ली में हाफ प्राइस में मिलती है, यहाँ 10 डबल प्राइस में। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आपको मिलता है लेबर कॉस्ट का। किसी भी चीज़ को अगर आप काम कराते हैं तो लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो आपने देखा होगा लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़ प्रॉपर प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन आपके कार्य का नहीं होता, काम का नहीं होता, ठीक है। जैसे अभी सर ने एक एग्जांपल दिया था, एक वेरी नाम का बच्चा बुरांस के जूस का स्क्वैश बना के बेचता था और वो पैकेजिंग कर रहा है। आइडिया बुरांस का जूस आप सभी लोगों ने कितने सालों से पिया होगा, लेकिन उसने उस बुरांस के जूस को फॉर्मुलेट किया, इतना ml पानी मिलेगा, इतना ml शुगर होगा, इतना प्रिजर्वेटिव मिलेगा, ये इसकी पैकेजिंग होगी, इसका प्राइस होगा। तो उसने क्या किया, फॉर्मुलेशन किया किसी एक प्रॉब्लम का, और जो सॉल्यूशन आपको दिया वो प्रोडक्ट बन के निकला। तो आने वाले 12 दिनों में आप सबसे पहले क्या सीखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, फ्यूचर स्कोप क्या होगा, मार्केटिंग कैसे करेंगे, डाउनफॉल आएगा तो फिर क्या करेंगे। जैसे कोका कोला, जब कोका कोला बना था तो स्टार्टिंग के 4-5 साल तक उसका कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, सेम फॉर्मूला, लेकिन 4-5 साल के बाद उसने काम किया और आज पूरी दुनिया में मिलता है। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको कोट करना चाहता हूँ, ओयो मूव्स। उस आदमी, उस बच्चे से मैं मिला था जिसका ओयो का प्रोजेक्ट था, जो ओयो के CEO है, उससे बड़ी बड़ी मुलाकात हुई थी दिल्ली में। तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वो लड़का ग्रेजुएट था, उसके पास ना खुद का घर था, ना कोई होटल था, ना टीम था। उसने क्या किया, लोगों से मिलके लोगों के होटल्स को रेंट पे लेना स्टार्ट किया और पर्टिकुलरली एक ऐप बनाया और ऐप में उसने करोड़ों का टर्नओवर किया, ठीक है। तो बेसिकली आपने करना क्या है, एक आइडिया को आइडेंटिफाई करना है, और आइडिया आपका जियोग्राफिकल बेस्ड होता है हमेशा। अगर आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करेंगे तो वो नहीं चलेगा। हम लोग कम से कम 10-12 साल से रेगुलर एक्सरसाइज करते आए हैं, लेकिन अगर आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लेके आएंगे, कुछ नया चीज करने की कोशिश करेंगे, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास जियोग्राफिकल चैलेंजेस हैं। जो काम आप हल्द्वानी में कर सकते हो वो पिथौरागढ़ में नहीं कर सकते, जो पिथौरागढ़ में कर सकते हो मुंसारी में नहीं कर सकते। तो लोकेशन सबसे बड़ा बैरियर है, और 99% जो बच्चे हैं वो लोकेशन बैरियर की वजह से फेल हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि वो 2-3% एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुल है। उसका रीजन क्या है, लोकेशन। किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन हर जगह वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो आपको कुछ मेजर चैलेंजेस और नए कुछ आइडियाज थ्रो करने की कोशिश करना हो। सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसमें टीम। कोई भी अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि मैं सिंगल हैंडेड सारे काम कर लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको कोर आइडिया पे काम करने के लिए कोई ना कोई एक्सपर्टीज चाहिए होगी, एक यूनिक फॉर्मुलेशन चाहिए होगा उस काम का, और वो तभी आएगा जब आप उस चीज़ के लिए एक्सपर्ट हैं। तो छोटी टीम आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी, 2-4-5 लोग आपको किसी भी छोटे काम की स्टार्टिंग में जरूरत है। आप सिंगल हैंडेड कोई भी काम नहीं कर सकते।
तो सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है आपकी? टीम मेकिंग। ठीक है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको बेचना है, उसको एडवर्टाइज करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, फंडिंग करनी है, बैंकिंग प्रोसेस के अंदर जाना है, तो आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। तो एक सिंगल पर्सन बहुत सारे काम नहीं कर सकता, तो आपको सबसे पहले 2, 4, 5 लोगों के छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाना है। फिर दूसरी प्रॉब्लम हो आपकी मनी, जिसके लिए आपको सीड मनी भी मिलेगी, जैसे सर भी बताया। ठीक है, लेकिन पैसे की जरूरत जितना आपको लगता है फिर वो उससे ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट को कॉस्ट करें 1 लाख रुपए, ये आपका प्लानिंग के टाइम की कॉस्ट है, जबकि इम्प्लीमेंटेशन के टाइम तक उसकी कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है, कभी कभार तो 10 डबल कॉस्ट हो जाती है। तो अगर आपने कोई आइडिया स्टार्ट किया तो उसके बाद लगाने के लिए उसको पैसा भी चाहिए होता है। एक हमारा स्टूडेंट था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, 2-3 साल पहले पास आउट हो गया अभी का। हम लोगों ने उसको कॉलेज में वर्कशॉप के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, तो उसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना स्टार्ट किया। अभी सर लोगों के सपोर्ट से वो देहरादून से अपनी एक इंडस्ट्री चला रहा है, लगभग 3 करोड़ रुपए उसका टर्नओवर है। इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चा था हमारे इलेक्ट्रिकल का। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है आपका, और सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए आपकी वर्कशॉप रखी है। फिर जो तीसरा चैलेंज आता है आपका कॉपीराइट इशू। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है, वो आपका कब तक रहेगा? कब तक रहेगा बताओ? कोई यूनिक आइडिया आप लेके आए, वो आइडिया आपका है, आपको कैसे पता चलेगा? या तो आप उसकी ब्रांडिंग करेंगे या उसका कॉपीराइट बनाएंगे। ठीक है, तो कॉपीराइट एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे सर ने मसालों का एग्जांपल दिया, मसाला का एग्जांपल जैसे गोल्डी है या एमडीएच है, आप नाम से खरीदते हैं मसाले, जबकि एमडीएच वाले या पतंजलि वाले अपना खुद का प्रोडक्ट कुछ नहीं लाते, केवल लोगों से सामान उठाते हैं, अपनी पैकेजिंग करते हैं और बेच देते हैं। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? कोई ना कोई ब्रांड बनाना पड़ेगा, लोगो बनाना पड़ेगा, कॉपीराइट बनाना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और एक नया चैलेंज जो अभी अभी आया है वो है टेक्नोलॉजी का चैलेंज। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना के आते हैं, जैसे आप चेयर्स पे बैठेंगे, चेयर की कॉस्ट पिथौरागढ़ में अगर 100 रुपीज है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये 50 रुपीज में दिल्ली में मिलेगी। तो कस्टमर क्या करता है? कंपेयर करता है ऑनलाइन, और आपका इतना बल्क में प्रोडक्शन नहीं हुआ है कि आप उसकी कीमत को कंप्लीट कर पाए। तो इस तरह के बहुत सारे आपको चैलेंजेस भी फेस करने को मिलेंगे। अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ कुछ नए आइडियाज को, तो क्या काम कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा काम है यहाँ पे वो है आपका एजुकेशन और टूरिज्म। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, कोचिंग सेंटर्स, इस तरह की चीजें चली है, लेकिन ये एक परंपरागत तरीके से काम चल रहे हैं। अगर आपको कुछ नई चीज सीखनी है, जैसे फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, जैसे मुझे जावा की सीखनी है, जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, कोई नया काम करना है, तो उस तरह का काम नहीं आना चाहिए। कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, जैसे बच्चे भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन उतना स्कोप नहीं है, तो ये इंडस्ट्री बिल्कुल नई है। दूसरी इंडस्ट्री आपकी ऑटोमोबाइल, 1 या 2 ब्रांड के शोरूम के अलावा आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी, और लोगों की प्रॉब्लम बड़ी यूनिक होती है। जैसे आप देखेंगे तो लोगों की प्रॉब्लम सबसे यूनिक क्या है? जैसे जितनी तरह की गाड़ियां हैं, हर तरह की गाड़ी में अलग तरह की दिक्कत है, तो टेक्निकल सॉल्यूशन यहाँ पे डिपेंड करती है। तीसरी तरह की सबसे बड़ा नया जो आपको स्कोप हो सकता है वो है आपका टूरिज्म सेक्टर। सबसे कम एक्सप्लोर एरिया है कुमाऊं में। अगर आप इंटरनेट में ढूंढेंगे तो आपको कुमाऊं जिले के बारे में बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो आप कुछ नया काम कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्री डाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, यूरोप में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो यूरोप के लोग सर्दियों के टाइम पे माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं 2-3 महीने के लिए। क्या करते हैं? 2-3 महीने के लिए वो अपना घर बदल देते हैं। तो इस तरह का काम यहाँ पिथौरागढ़ में स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप किसी पुराने घर को रिनोवेट कर दें, उसको 2-3-4 महीने के लिए रेंट पे देना स्टार्ट कर दें, तो अल्मोड़ा जिसमें ये काम बहुत ज़्यादा अभी
क्या किया गया था कि ज़्यादातर प्रॉब्लम जो बच्चा पैदा होता है जब, तो उसकी माँ को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पहाड़ी एरिया में। वो पैसे तो दे सकता है लेकिन फैसिलिटी अभी नहीं करा सकते रिमोट एरिया। तो उन्होंने कुछ ऐसे क्लस्टर के फॉर्म में छोटे छोटे सेंटर्स बनाए थे जहाँ पे लोग रह लें और उससे अर्निंग हो, होम स्टे करें। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे नए एग्जाम्पल्स हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिस्कशन की फॉर्म में। आप लोगों को क्या 12 दिन की वर्कशॉप में क्या चाहिए, आप लोगों को क्या सीखना चाहते हैं? इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, आइडिया जनरेशन, आइडिया कैसे ठीक करेगा, ये सोचा आप लोगों ने? जैसे आप लोग आए हुए हैं, आप लोगों के दिमाग में क्या आइडिया है? एंटरप्रेन्योरशिप करनी क्यों है, अपना काम स्टार्ट क्यों करना है किस तरह का आइडिया? मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से अभी आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी की सैलरी 100 रुपीज है, वो सैलरी उसे कब मिलेगी? जब वो 30 दिन काम करेगा। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपके पास 100 रुपीज फर्स्ट है, तो आप नेक्स्ट डे कितने पैसे बना सकते हो उससे? अगर सिंपल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी माने तो 4-5 रुपए मिल जाएंगे आपको, तो नेक्स्ट डे आपके पैसे कितने हो जाएंगे? और इस तरह से अगर आपके महीने में 4 या 5 इटरेशन भी किया आपने, तो पैसे कितने बढ़ जाएंगे? 100 रुपए के एक महीने बाद 150। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो 150। अगर आपका एवरेज काम मिला तो कितना? 120-130। तो आपका फंड कितने टाइम में डबल हो जाएगा? 2 महीने में, 6 महीने में, हार्डली। जबकि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपका फंड डबल कब होगा? रिटायरमेंट। बहुत लंबे टाइम में, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेनिफिट क्या होगा आपको? एक तो आप अपने खर्चे निकाल पाएंगे, 4 लोगों को काम में रखेंगे, कुछ नया आइडिया जनरेट करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग टैक्सी चलाते हैं, जैसे दिल्ली, सुना है? जब देखा होगा या ट्रैवल भी किया होगा, वो लोग इंस्टाग्राम के थ्रू अपने एडवर्टाइजमेंट भी करवा लें। कितना आप करते होंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ से दिल्ली का रेंट 2000 रुपीज है और वो 4 लोगों को लेके जाता है तो 16,000 रुपये एक राउंड को कमा लेता है। और मैक्सिमम खर्चा कितना करता होगा वो? 50%। एक बार के टर्न पे कितना पैसा बच जाता है? 8,000। 7-8 हज़ार। और एक हफ्ते में कितनी बार ट्रेवल करता है वो? 2 बार। तो महीने में 10 बार, तो कितनी अर्निंग है उसकी? 70-80,000 अप्रोक्सीमेट। अगर आप नौकरी करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? 20,000। 20,000, 30,000 इस स्किल सेट के साथ। जबकि टैक्सी में उसको कोई स्पेसिफिक स्किल सेट की जरूरत भी नहीं है, डिग्री नहीं करनी है गाड़ी चलाने के लिए। आपने पैसा तो डिग्री करने में भी खर्च किया है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब में क्या फर्क है? अरे दूसरी गवर्नमेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर मेरे पास 100 बच्चे अनएम्प्लॉयड है तो मैं केवल 15 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ। गवर्नमेंट कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है? 15 आउट ऑफ 100। और 15 में से भी वो केवल 7 या 8 लोगों को काम पे रखती है और उन्हीं से 10 लोगों का काम कराती है, कराते हैं ना। तो गवर्नमेंट नौकरी के बाद भी आपको एक इनसिक्योरिटी है, जबकि अपने काम पे क्या है? हाईली प्रॉफिटेबल। टैक्सी वाले का मन नहीं किया वो काम पे नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी है ना, अपने हिसाब से टाइमिंग है और डिपेंडेंसी नहीं है। तो बहुत सारे बेनिफिट आपके एंटरप्रेन्योरशिप के हैं। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और अगर आप लोगों को सवाल है तो सवाल पूछिएगा। सबसे अच्छा तरीका है आप अपने डाउट्स रखिए, तो भी क्वेश्चन।
सवाल नहीं है? हर्षवर्धन, कोई सवाल नहीं है आपका? ठीक है। अब एक इसी तरह का एग्जांपल मैं आपको लास्ट ईयर एक वर्कशॉप हुई थी वाली IIT रुड़की से एंटरप्रेन्योरशिप के हेड हैं जो प्रोफेसर रजत अग्रवाल, वो आए थे। एक हमारे स्टूडेंट ने उनसे सवाल पूछा, सर आप एक IIT के प्रोफेसर हैं, रेनाउंड पर्सन, पूरी दुनिया आपको जानती है, आपके पास दुनिया भर के आइडियाज हैं, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तो आप खुद की इंडस्ट्री क्यों डालें? हमें क्यों बताने आगे की इंडस्ट्री डालें? एक सवाल लास्ट ईयर प्रोफेसर रजत अग्रवाल को किसी हमारे बच्चे ने पूछ लिया, तो उन्होंने उसका आंसर दिया था कि मेरा काम बच्चों को तैयार करना है, मेरे पास अपनी एक इंडस्ट्री टीचिंग इंडस्ट्री है और मैं उसको बहुत सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मैंने कम से कम 100 लोगों को तैयार कर दिया, तो आज मैं 100 इंडस्ट्रियों के साथ काम करता हूँ। ठीक है। तो जब आप काम करना सीखेंगे, प्रोजेक्ट फाइल करेंगे, आपकी डिफिशिएंसी आएगी, उसे आप फिर ठीक करेंगे नेक्स्ट राउंड में, तो बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस चलेगी, तो आपको 4, 5, 6 बार के बाद इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप छोटा मोटा काम खुद स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये काम अगर आप स्टार्ट कर देंगे, कोई छोटा छोटा काम, जैसे पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिएगा, उसे ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आप अभी काम कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करिएगा। एक साथ में कोई छोटा काम स्टार्ट कर दीजिए, जब इसकी अर्निंग आपकी एक्चुअल अर्निंग के बराबर हो जाएगी, तो फिर आप अपना आइडिया स्विच कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल आप तब चेंज कर सकते हैं जब आपका। ठीक है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट आपको पूरे हफ्ते या 15 दिन जल्दी आपकी वर्कशॉप चलेगी, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, वी आर रेडी टू हेल्प यू। आप लोगों को कैसे क्या चीज़ें करनी है वो सिखाने के लिए हम लोग यहाँ आए, और बहुत पुराने लोग हैं यहाँ, कई सालों से काम करके आए हैं, तो आप लोगों को बहुत छोटी छोटी बारीकियों से ऊपर चीज़ों को बताएंगे। अगर आपको लगेगा कि मेरी जरूरत है तो मैं हेल्प कर सकता है। ठीक है। किसी का कोई सवाल है? कुछ नहीं। आज फर्स्ट डे है ना सर, थोड़ा सा आप लोगों के सवाल होने चाहिए पहले। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब तक आप अपने सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और आपका दिमाग क्या काम करना चाहता है, हम केवल उसको पॉलिश करने के लिए आए हैं। ठीक है। एंटरप्रेन्योर की जो वर्कशॉप है, यू ऑल आर डायमंड्स, हम केवल आपको शेप एंड साइज देने के लिए और केवल पॉलिश करने के लिए बैठे हुए, काम तो आप नहीं करना। हम आपको कोई ऐसी नई चीज नहीं बताने वाले जो आपने कभी नहीं सुनी। 12 दिन की वर्कशॉप में कोई भी ऐसी बात नहीं आएगी जो आपने कभी नहीं सुनी। ठीक है। बस केवल सही टाइम में सही चीज का यूज करना आपने सीखना है, और वो सिखाने में हमारे एक्सपर्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है। थैंक यू। कैसे हम कोई अपना उद्यम चलाएं। सबसे पहले तो आइडिया की बात आई, आइडिया जनरेशन की बात। आइडिया कैसा है? आइडिया आए तो आइडिया आएगा कहाँ से? आइडिया आने के लिए आप अपने चारों जिस परिवेश में रह रहे हो, जिस क्षेत्र में आप काम करना चाह रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानियाँ हैं, हमारे पास उसका क्या सॉल्यूशन है। परेशानियाँ कैसी भी हों, समाज सोसाइटी के बीच आपने जाना है, आपका प्रोडक्ट जाना है, आपकी सर्विसेज जानी है, तो पहले उन परेशानियों को हम देखेंगे कि समाज में क्या दिक्कत है, आज जरूरत क्या है, समाज को किस चीज़ की जरूरत है, किस सर्विस की जरूरत है, किस प्रोडक्ट की जरूरत है। तो प्रोडक्ट हमारे पास आइडिया जनरेशन आएगा। सपोज करो एक दिक्कत है पहाड़ में, जहाँ हम गलियों में रहते हैं, जाते हैं, हर सामान कैरी करने की हर समय आपको जरूरत नहीं होती, तो क्या ऐसा प्रोडक्ट भी होगी, थोड़ी सीढ़ियों भी चढ़ कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी हम लोग तैयार कर सकें तो आसानी से लेकर छोटा सा टूल अगर हम ऐसा बना लें, हो सकता है छोटा हैंड ट्रक बन सकता है कि जो हम सीढ़ियों में भी चढ़ा लें, नीचे को ढलान में भी ले लें, चढ़ाई में भी ले लें, हर समय इतना बैग एक छोटा आइडिया आपको बता, आपके आइडियाज हो जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी की उससे अपना आइडिया फिर उसको वैलिडेट करना है। वो आइडिया अगर हमारा जो है क्या वो समाज के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में, सर्विसेज के रूप में या अदर फॉर्म में आए, तो क्या वो आगे वनरेबल है, टिक सकता है, आगे को चल सकता है।
आइडिया भी आ गया आपके पास, प्रोडक्ट की सारी चीज़ें आ गई। अब इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंटेशन का क्या तरीका हो, किस तरीके से। अब बात आएगी कि यहाँ प्रोडक्ट की कितनी लागत है, पैसा कहाँ से आएगा, मार्केट कहाँ होगा, कौन लोग इसको खरीदेंगे, किस एज ग्रुप के लोग खरीदेंगे, और इसके लिए क्या बेनिफिशियल हो, वो हमारे आसपास के मार्केट में उस तरीके का लोग है या नहीं। इस बात को आप लोग करोगे। साथ साथ कई सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं, गवर्नमेंट के भी अपने बैरियर्स हैं, कई सारे बैरियर्स मानो, या उनको सरकार की ओर से जो हमारी हर योजना के पीछे कई सारे लाइसेंसिंग प्रोसेस है, वो भी अपने आप में एक उद्यमिता के जो उद्यमी है उसके लिए बड़ी परेशानी की बात है। जैसे ही आप जाओ एक छोटा सा कोई उद्योग भी लगाओगे, सीधे से आपके पास सबसे पहले इन्वायरमेंट वाले पहुँच जाएंगे, आपका लाइसेंस नहीं है, आपका चालान है, पुलिस वाले आए, SDM आया, DM आया, तमाम सारे लोग आपके पीछे लाइसेंसिंग आपकी सही नहीं है तो पीछे से पड़े। हमें ये भी जो भी प्रोडक्ट हम जो भी तैयार कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं, तो पहले हमें उसके बारे में पूरा ये जानकारी हो कि कितने सारे लॉज इसमें काम करें, इन्वायरमेंट लॉ क्या है या फायर लॉ क्या है। पुलिस वाले आएंगे, वो कहेंगे भैया इसमें सराय एक्ट काम करता है, आपका होटल इंडस्ट्री है तो आपने ले रखा है, टूरिज्म से लाइसेंस लिया है या नहीं। तो लाइसेंसिंग की प्रोसेस भी हमारे बीच है और उस प्रोसेस को हमें लेना चाहिए और प्रॉपर रूप से अपना डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। ये हो गया देख लेंगे कि चल जाए, ऐसा नहीं, आपने लगा दी, अपना एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों का होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या क्या हमारे इसमें लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और वो लीगल कहाँ से बनेगी, कौन सी अथॉरिटी होगी, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होगी। ये सारी चीज़ें आप करते हैं। अब इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं तो बैंकिंग आपको पैसा भी चाहिए, बैंकर्स के साथ भी आपकी अच्छी सी मीटिंग होनी चाहिए और बैंकर्स आपको पैसा क्यों दें, आप तो गए, आप जैसे 36 ये लोन दो लोन दो, जब तक आपका वाइबल प्रोजेक्ट नहीं होगा तब तक बैंक भी आपको लोन नहीं करेगा। और जो मार्जिनल मनी है वो आपको अपनी ओर से देनी पड़ेगी, तो कितना मार्जिनल मनी आपको देनी है और कितना बैंक से आपको लोन है, आप उस पूरा कैलकुलेट करके अपना एक बिजनेस तैयार करोगे। और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट और गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, सीधे न जाते हुए क्या गवर्नमेंट इस स्कीम पे हमें कुछ पीछे से सब्सिडी क्या देगी, इस बात को भी आप लोग पढ़े लिखे लोगों को अंदाज होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में मेरे कितनी सब्सिडी पीछे से गवर्नमेंट देगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कई जगह क्या है, हम इंडस्ट्री से बात करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लगता है। साथ साथ किसी प्रोजेक्ट में 10 साल के लिए बिजली के बिल में छूट है, किसी में GST में छूट है, तो ये सारी जानकारी हमको होनी चाहिए कि इसको जो मैं प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ उसमें गवर्नमेंट की ओर से क्या क्या चीज़ों की सुविधाएँ आपको दी गई है और उसको अवेयर करना चाहिए। स्टार्टअप 10 साल के लिए उद्यम की बात देता है, तो 10 साल के लिए आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएगी। तब तक आपका जो आज छोटा सा एक उद्योग है वो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा 10 साल में, फिर आपको शायद जरूरत ना हो। ये सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट और चीज़ आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसी भी प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बड़ी जरूरत पड़ती है। आपका कितना पैसा लगा या डेली का क्या सर्विसेज है या घंटे टू घंटे का आपका कितना प्रोजेक्ट बन रहा है या आपने किया, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपका CA पूरी बैलेंस शीट आपकी तैयार करेगा। ये सारी चीज़ें अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती फाइनेंशियल तो आपका मैनेजमेंट सब बिगड़ जाएगा। आपको अगर सही तरीके से पैसे का हिसाब किताब रखना नहीं आए, कितना आपकी मनी लगी, कितना उसमें प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें दिमाग में हमारे होनी चाहिए कि लागत कितनी है और हम कितने में बेच रहे हैं, कितने % का इसमें प्रॉफिट है, क्वान्टिटी कितनी बना रहे हैं, क्षमता होगी किसी प्लांट की भी या किसी इंडस्ट्री की भी, होटल इंडस्ट्री भी है तो आपका मैक्सिमम एक्टिविटी कितनी हो सकती है, 10 कमरे हैं तो 10 दूनी 20, डबल बेड भी लगाओ, 20 ही के बारे में आपने करना है। तो ये सारी चीज़ों के बाद जब आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ठीक है और जनरल मैनेजमेंट भी ठीक है और जो गवर्नमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो भी आपने प्रॉपर चले, तब जाके आप आगे को जब बढ़ोगे। और पहली बात मैंने आपसे बताया
आइडिया कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए। कम्युनिटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत के आधार पर आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो तैयार होना चाहिए। बात आते हैं आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब आते हैं हमारी मैन पावर की बात आती है। अब किस तरीके की मैन पावर चाहिए, स्किल चाहिए, नॉन स्किल चाहिए। पता चला आज आपका आदमी आया, आपने थोड़े दिन उसको ठीक ठाक किया, सिखाया पढ़ाया और एक महीने बाद उसने छोड़ दिया। फिर आपने दूसरा रखा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से दिमाग में रखनी होंगी। किस आदमी को मैं तैयार तो कर रहा हूँ, उससे भी एग्रीमेंट अपना करना पड़ेगा कि कितने समय को आपके यहाँ काम करें। आपने उसको सिखाया, कोई इंडस्ट्री लगाई, बेकरी की इंडस्ट्री लगाई, आपने अनस्किल्ड लाए, स्किल्ड हो गया और उसके बाद क्या करेगा, आपके यहाँ से छोड़ के गया, अपना अपना ढूंढता। तो ये सारी चीज़ें आपको बैकअप अपना तैयार रखना पड़ेगा और खुद को भी, स्वयं को, जिस इंडस्ट्री को आप चला रहे हो उसकी ABCD भी आनी चाहिए। A to Z आपको फंडा आना चाहिए। ये नहीं है कि ऊपर इंडस्ट्री आप चला रहे हो तो बर्तन धोने का भी आप में जज्बा होना चाहिए कि अगर बर्तन धोने वाला नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बर्तन भी धो सकता हूँ। इमरजेंसी पड़ने में मैं मटर पनीर बना लूँगा, कहीं कोई दिक्कत है, अचानक से कोई परेशानी उसके साथ आती है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको अंदाज भी होना चाहिए। इसमें क्या क्या प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें लगेगी, नमक कितना लगेगा, मिर्च कितनी लगेगी, हर चीज़ का आपको अनुभव होना चाहिए। जितने सेक्शन हैं, जितने आपके सेक्शन हैं, आपकी इंडस्ट्री की उस सारे सेक्शन का आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए कि फाइनेंशियल सेक्शन की क्या बात है, टेक्निकल सेक्शन का क्या है काम, वो सारे काम आपको आने चाहिए और उस पर की पूरी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, तब आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा काम करेगा। अभी इन्होंने बताया कि हमारे पास ब्रांडिंग की बात है, लोगो कैसे करेंगे, लोगो मेकिंग, लोगों को कैसे रजिस्टर करेंगे। अभी हमारे विनोद कार्तिक गिरनार में कोई पहले गिरनार में चाय चाय कहते थे, लेकिन सब बंद हो गया। तो गिरनार में कार्तिक जी ने मांगे दी लोगों के, खाली खेत, बंजर खेत, और उन खेतों के आज उन्होंने गिरनार टी के नाम से ब्रांड बनाया और आज दुनिया के कोने तक चाय पहुँची। जो चाय बिल्कुल खत्म हो गई थी गिरनार रीजन की, आज की डेट में उन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया और उसमें कई सारे ब्रांड्स हैं, अलग अलग ब्रांड की वो गिरनार टी के भी प्रोडक्ट हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने एक नया काम स्टार्ट किया, हमारे साथी थे, बहुत अच्छा काम किया। और वो उस जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी जियो टैग उनको मिल गया, जियो टैग मिल गया है। तो हमें अपने सारी चीज़ें, रूल्स को भी जानना चाहिए, क्या वायबल होगा, कौन सी जगह पे आप कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं, टूरिज्म में कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फिर आती है अंत में, जब हमारा साथ इंडस्ट्री की बहुत अच्छी हो जाए तो उसकी जो रोज डे बाय डे की मॉनिटरिंग होगा। ये नहीं कि एक बार चल गया और आपको मालूम ही नहीं है कि आपने करना है, तो डे बाय डे की मॉनिटरिंग सारे सेक्शन की आपने उसको सिस्टम तैयार अपने हिसाब से बनाना। तो वो सिस्टम आपके पास होगा कि कैसे मैं किसी इंडस्ट्री को देखूँ और उस इंडस्ट्री के भी कई सारे सेक्शन हैं, उन सेक्शन को मॉनिटरिंग प्रॉपर करनी चाहिए, तब जाके आपकी इंडस्ट्री अच्छा काम करेगी। और कुछ क्वेश्चंस हैं आपको पूछिए, फिर मैं आपको ये किस इंडस्ट्री के लिए आप AI